हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनपीसी गुरुकुल। चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने यूपी पुलिस की क्लासेस को लेकर। आप देख ही रहे होंगे कि यूपी पुलिस की श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट हो गई है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और सभी आपके सब्जेक्ट जो विषय आपके पूछे जाएंगे सभी विषयों को लेकर आपके लिए सामने वीडियोस लगातार आ रही हैं। तो चलिए आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर आपकी अर्थशास्त्र की क्लास, जिसकी हम आज पहले प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस पर आपकी कार्यकाल टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके जो पोर्शंस आपके जो हिंदी में आ रहे हैं प्रश्न, जो आपके मैथ में आ रहे हैं, जो रीजनिंग में आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना इंग्लिश में, आपका मैथ में, तो मैथ रीजनिंग तो उसका हो जाता है। हिंदी और जीएस पे ही उसका सिलेक्शन टिका हुआ होता है। तो जीएस के कुछ पोर्शंस को हम कवर करा रहे हैं, जैसे कि हमारा ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो सर आपके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज लगातार लेकर आ रहे हैं। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास भी लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं अर्थशास्त्र के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर बात करूंगा। तो चलिए फटाफट से अपना टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए हम लोग जल्दी से अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चल देते हैं। तो देख लेते हैं जरा अपना पहला प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। बात हमसे कर रहा है इकोनॉमिक्स की कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है, इस चीज पर बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, चलिए मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया है। यहां पर बात करते हैं अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है? आपके कृषि क्षेत्र का, आपके विनिर्माण क्षेत्र का, आपके व्यापार क्षेत्र का, आपके बैंकिंग क्षेत्र का। तो किसका है आपका यहां पर? आपके विनिर्माण क्षेत्र का। आपका ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूं जरा मैं। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, इसके मुख्य स्रोत की बात कर रहा है। क्या आपका ऑप्शन यहां से होने वाला है आपका कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर आपका व्यापार क्षेत्र? तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय आय का आपका मुख्य स्रोत यहां पर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? बात कर रहा है घटने की बात कर रहा है। डिफिशियंसी यहां पे शो कर रहा है, कह रहा है किस क्षेत्र में घटा है। तो बात कर लेते हैं किसमें? कृषि में, आपके विनिर्माण में, आपके परिवहन में या आपके बैंकिंग में। तो आपका यहां से उत्तर ए सही हो जाएगा। कृषि में आपका घटा है। तो राष्ट्रीय आय जो घटी है वो किस क्षेत्र में घटी है? वो आपकी कृषि क्षेत्र में घटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान की बात कर रहा है किसमें? भारत की राष्ट्रीय आय में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी आज की जो क्लास है वो आपकी राष्ट्रीय आय की होने वाली है, जैसे कि आपने देखा भी था। तो आज यहां से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उठाए हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उनसे कुछ नए जो इस साल में हो सकता है आपसे पूछे जाएं, वही सभी प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में पूछ लिए जाएं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए, ताकि आपके इस काम से हमको सहानुभूति मिलती रहे और हम आपके लिए लगातार प्रयत्न करते रहें कि आपको हम वर्दी दिला दें, क्योंकि एनपीसी ने आपसे वादा किया है कि आपको वर्दी हम लोग दिलाकर रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय आय में आपसे किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, किसमें है? कृषि में है, उद्योग में है, आपका अवस्थापना में है या सेवाएं में है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवाएं आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान, आपके तृतीय क्षेत्र का योगदान की बात कर रहा है, मतलब आपसे टर्शरी की बात कर रहा है। आपसे कह रहा है इसका जो विकास होता है वो कैसा विकसित होता है, कैसे होता है? घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है। पहला तो ये बोलता है, दूसरा बोलता है बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है। मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यहां पे क्या कह रहा है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। ग्राफ की तरह यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। फिर कहता है बढ़ता जाता है, फिर कह रहा है घटता जाता है। तो ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये सिर्फ बढ़ता जाता है, ये सिर्फ बढ़ता जाता
है। तो ये ग्राफ के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ग्राफ्स अगर आपके बने हुए आते हैं तो आप समझ लेना आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सिर्फ बढ़ता जाता है। ठीक है, आई होप सो आप सभी वीडियो को अपना प्यार दे रहे होंगे, और प्यार देने का सिर्फ आपका एक ही तरीका है कि जहां पे आपको दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ बाकी की भी तैयारी अच्छी तरीके से बनती रहे, आप अच्छी तरीके से होती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नियोजन के आरंभ में 1950 से 1951 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-1994 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। बात कर रहा है यहां पर आपसे तीन तरीके के आपके किसकी सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, आपसे जीडीपी की बात कर रहा है, कह रहा है जो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मतलब यहां पे उत्पादन हुआ था वो उत्पादन किस तरीके से हुआ था, वो 55.11 हुआ था, फिर 13.34 हुआ था, फिर 29.55 हुआ था। फिर वो कह रहा है 2014-15 में के दौरान इसमें परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन कितना हुआ था वो आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो कितना हुआ था जी बताइए यहां पर कितना हुआ था। ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 17.5, 31.8, 50.7%। अगला 22.1, 26.9, 51, 22.2, 21.8, 56.0, 22.8, 34.5 और 42.7। तो ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही होगा। 17.5, 31.8 और 50.7% आपकी बढ़ोतरी यहां पर हुई थी, परिवर्तन आपका हुआ था। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई, किसकी पूछ रहा है, एनएसएस की बात कर रहा है आपसे, यहां पे राष्ट्रीय न्यायाधीश की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1949 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1951 या 1956। तो कब हुई थी आपकी ये 1950 में। ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना की बात कर रहा है, ये कब हुई थी, 1950 में हुई थी, 1951, 1952 या 1956। तो जी हां, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1951 में हुई थी। और एनएसएस की कब हुई थी, पिछला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था एनएसएस की कब हुई थी, तो 1950 है। उससे अगला प्रश्न 1951 में किसकी हुई थी, सीएसओ की हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़े आगे पीछे हैं ये विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, क्या है राष्ट्रीय आय, इस पर बात कर रहा है। बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निर्मल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निर्मल देशीय उत्पाद, इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन लागत पर निर्मल राष्ट्रीय उत्पाद ही आपका यहां से क्या है, राष्ट्रीय आय होता है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, अनुमानित होती है मतलब किससे देखी जाती है, तो बात कर रहा है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। कुछ लोग सोचेंगे आरबीआई के द्वारा होता है, जी नहीं, आरबीआई के द्वारा नहीं होता है, यहां से तो करेंसी छापी जाती है, जितना उत्पादन आपके देश में होता है उतनी ही मुद्रा की करेंसी जो है वो छापी जाती है। तो आप उत्पादन बढ़ाओ, करेंसी आपकी बढ़ जाएगी, सेम उसी तरीके से। तो लेकिन वहां पर बात कर रहा है अनुमानित किसके द्वारा की जा रही है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा की जाएगी, वो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। और पिछले ही क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ये कब गठित हुआ था, तो 1951। भाई भूलना नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से, हर भाई बहन अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई करेगा, क्योंकि भाई इस बार वर्दी हमको चाहिए, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में आपके लिए वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में वर्दी आप लोग ले लीजिए, इसलिए बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अपनी पढ़ाई में ढील मत डालिए। किस राज्य की
प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बात कर रहा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, मतलब बात कर रहा है कि पर पर्सन के हिसाब से जो आय है, जो इनकम है, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से जो इनकम का रेशो है वो किस राज्य का सबसे ज्यादा है, ये पूछ रहा है। गोवा का, पंजाब में, आपका महाराष्ट्र या गुजरात। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा का है। किसका है जी? गोवा। ठीक है जी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भाई अब बात कर ले रहा है किसकी? न्यूनतम, मतलब सबसे कम, मिनिमम इनकम वाला, मिनिमम इनकम वाले की बात कर रहा है, न्यूनतम आय की बात कर रहा है वो आपसे। तो इसमें कौन सा आपसे राज्य पूछ रहा है? बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है या गुजरात है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा जी, बिहार होगा जी। क्या होगा? बिहार। देखा जाए तो बिहार की कंडीशन सभी को पता है, लेकिन इस वक्त में ओफो भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी दे रहा है इस टाइम बिहार। ठीक है, अभी देख रहे हो कितने शिक्षक लगा दिए उसने बिहार के अंदर, और अब फिर से वैकेंसी की बात सुनी जा रही है वहां पर। तो भाई देख लीजिए, आपको अगर अपने यहाँ का डेवलपमेंट चाहिए, आपको अपने यहाँ पर चाहिए कि भाई विकास हो अच्छी तरीके से, तो भैया ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करेंगे, नौकरी लेंगे, तभी आप कुछ अच्छा विकल्प जो है वो अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक नया विकास का कारण आप बन सकते हैं। तो वर्दी लेना जरूरी है, क्योंकि आप वर्दी लेंगे तो एक अच्छा इनकम आपके पास बनेगा, अच्छा इनकम और सोर्स होगा, जिससे आप अपना विकास कर पाएंगे। जैसे बिहार विकास कर रहा है डेवलपमेंट करके, ऐसे आप अपने घर का विकास कर लेंगे। तो वर्दी लेना जरूरी है, अपना एक संकल्प बना लीजिए, दृढ़ कर लीजिए इसको बिल्कुल, क्योंकि आपको इस साल वर्दी चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि आपका 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। कब? इस सन में कितने रुपए थी? 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अविनिश्चित किया किसने किया? M.G. रनाडे ने किया, सर डब्ल्यू हंटर ने किया, R.C. दत्त ने किया, दादा भाई नरोजी ने किया। तो किसने किया था? जी हाँ, दादा भाई नरोजी ने किया था ये। ठीक है, क्या किया था कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय थी, ठीक है, जो आय थी वो 20 रुपए थी। ये बात सर्वप्रथम किसने बताई? तो दादा भाई नरोजी ने बताई। आंख मूंद कर मार देना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उत्तर। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? क्या किया था? थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद नाडे? तो नहीं भैया, ऑप्शन बी के साथ ही जाएगा, दादा भाई नरोजी। क्या जाएगा? दादा भाई नरोजी। पर कैपिटा इनकम भैया इनने ही बताया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया और इन्होंने ही दी थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया था। ठीक, अगला क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किसमें? आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त किस विधि का यहां पर उपयोग किया जाता है, यह बात आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। तो आपकी उत्पत्ति गणना विधि पर, आय विधि पर, आपके उपयुक्त तो दोनों, मतलब ऊपर नीचे ए और बी, ए एंड बी, यहां पे दोनों की जिक्र किया गया है, उपयुक्त तो दोनों आ जाएं या फिर ए एंड बी दोनों आ जाएं, इस तरीके से इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आय विधि पर और आपके उत्पत्ति गणना विधि पर। जैसे मैंने आपसे बताया, जितना ज्यादा उत्पाद होता है उस हिसाब से आपकी करेंसी छपती है। अब जिस हिसाब से करेंसी होती है उस हिसाब से लोगों को आय भी तो देनी होती है। अब माना आपकी नौकरी लग जाएगी कल को, आपकी कल नौकरी लगी तो आपको भी तो सरकार जो है तनख्वाह देगी, तो आपकी तनख्वाह क्या है? आय विधि। ठीक है, दूसरी बात कितना उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से तो जाके निकलेगा कि भैया कितना आय जो है पूरे राष्ट्र का हो रहा है। ठीक है, ठीक, आगे की बात कर लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? क्या हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह बात आपसे कर रहा है प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, आपके साक्षरता से या जनसंख्या से? तो किससे है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से है। किससे है जी? राष्ट्रीय आय से ये संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना भैया? बोर देखो नहीं होना है, पढ़ाई पे अच्छी तरीके से ध्यान देना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, आप इसको 1.25x पे करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप मेमोराइज करेंगे, उतना ही आपका फायदा रहेगा।
ठीक है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़ाई में आपको देना है तो आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए। आप इस चीज को मान के बैठिए कि भाई मुझे वर्दी चाहिए और वो वर्दी मेरी ही है, तब जाकर कहीं आपके दिमाग में, मस्जिद में ये बात फंसेगी आपके दिमाग में कि हाँ भाई वर्दी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे हैं और आप सोचें अरे 5 घंटे पढ़ लेंगे बहुत हो गया, नहीं। पढ़ने के लिए देखा जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी चीजों पर हम लोगों ने आपसे बात कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। इस सन में 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था, किसमें था? तो भैया देख लीजिए, राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, का गठन कब हुआ भैया? आपका 1949 में हुआ, ठीक है भैया। इसका अध्यक्ष कौन था, इस पर बात आपसे कर रहा है। कौन था? D.R. गाडगिल थे, P.C. महालोविनिविस थे, B.K.R.B. राव थे, या B. नटराजन थे? तो कौन थे? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, P.C. महालोविनिविस थे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अध्यक्ष थे 1949 में आपके राष्ट्रीय आय समिति के। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? किसने अनुमान लगाए थे आपके स्वतंत्र पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय में? तो किसने लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नरोजी बा शिवराज ने, या उपरोक्त सभी ने? तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नरोजी बा शिवराज ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति के स्थापना कब की थी? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? हाँ जी सर, बता दीजिए कब की थी। अब ये मत क्या देना हमको पता नहीं है, अभी पीछे ही बताए हैं, पीछे ही क्वेश्चन में बताए हैं आपके लिए कब हुई थी राष्ट्रीय आय समिति। 1949 में। कौन अध्यक्ष हैं आपके? महालोविनिविच आपके इसके अध्यक्ष हैं। और इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया, इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया कि स्थापना कब की थी। तो कब की थी? 4 अगस्त 1949 में की थी, क्योंकि इसमें 56, 61 में 67 आ गया। तो भैया ये तो होने से रहे, ठीक है। 1949 बिल्कुल सही है। आगे की तिथि याद रख लीजिए, 4 अगस्त, 4 अगस्त 1949, ठीक। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए भारतीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? कब रखा गया था आपके समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला में रखा गया था? आपके पारंपरिक श्रृंखला में, आपके अनुरक्षित श्रृंखला में, आपके नवीन श्रृंखला में, इनमें से सभी? क्या है? इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? देख लीजिए भाई, किस आधार पर की जाती है? किसकी राष्ट्रीय आय की गणना किस पे आधार पे की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपरोक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके चालू और स्थिर दोनों मूल्यों के आधारों पर की जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संख्यकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? आधार वर्ष की बात कर रहा है। कौन सा? 70 से 71 है, 80 से 81 है, 93 94 है, 2004 से 2005 है। तो कौन सा विकल्प आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ही आपका यहां से बिल्कुल सही है, 2004 से 2005। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाले एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है? अरे सॉरी, माफ कीजिएगा जरा, ऑप्शन ए हमारा थोड़ा वहां पहुंच गया है, कोई बात नहीं। क्या है? आपका अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है, बचत की निम्न दरें हैं,
आर्थिक बेरोजगारी है या मुद्रास्फीति है? तो क्या है आपका यहां पर ऑप्शन ए ही आपका यहां पर बिल्कुल सही है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व ही आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हम जो है आज के लिए आपको 40 लेकर आए हैं, तो फटाफट आपको हम ये करा देंगे पूरी तरीके से, और आप बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि अब लगातार जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती लगातार आपके लिए यहां पर जो है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी और सभी विषयों के आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चुने क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? बात कर रहा है किसकी नहीं आती है? तो भैया नेगेटिव वाला इसमें देखना है, जो नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है? पर्याप्त एवं सही संख्या की विधियों की कमी, जन सहयोग की आपकी प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता, आपका निर्यात उत्पादन में कमी। तो ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्याप्त एवं सही संख्या की विधियों की कमी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। क्या पूछा है? आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? किसका राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? जी बताइए जी, किसने किया था? पीछे क्वेश्चन पूछे थे ना, वही आपसे दोबारा पूछ लिया गया है। क्या है? दादा भाई नौरोजी, RCV राव, VKRV राव, डॉक्टर गॉडगिल। तो कौन है आपका? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी यहां पर बिल्कुल सही आपका विकल्प हो जाएगा। अगला हमसे क्या पूछता है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? किसका किया है? आपका धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में, किस किताब में लिखा है, उसकी बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपका एक्सोसाइटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। बात कर रहा है किसकी? तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इस किताब के अंदर क्या किया है? आपके ये दादा भाई नौरोजी का धन का पलायन का यहां पर क्या है? उल्लेख मिला है, सिद्धांत मिला है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 27 वाले की हम यहां पर बात कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है, तृतीयक का है, या सभी का बराबर का है? तो हम ये आपको बता दें, ये तो भैया पहले पायदान वाले हैं, जिसमें आपको किसान मिलते हैं, जिसमें आपको कौन मिलते हैं? किसान मिलते हैं। द्वितीय क्षेत्र वालों की बात करते हैं, जहां पर आपको दुकानदार मिलते हैं, जहां पर जाके अब अपना दुकानदार लेके बैठा हुआ है भैया, किसान से जो रॉ मटेरियल है, जो खरीद के लेकर गया है। उसके बाद ये वाला जो सेक्टर आपके पास आ गया भैया, सर्विस सेक्टर है ये आपका। ठीक है, इस सर्विस सेक्टर है, यहां पे जाके पूरी तरीके से आपकी फैक्ट्री आ जाती है। यहां पर क्या आ जाती है? आपकी फैक्ट्री आ जाती है। ठीक है, यहां पर आपकी क्या आ जाती है? फैक्ट्री आ जाती है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री आपकी यहां पे आ गई है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ा जो यहां पे सर्वाधिक योगदान है वो किसका होगा? वो आपका तृतीय का होगा, मतलब सी वाला होगा, आपका टर्शरी से होगा। ठीक है, अगला 28, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? बात कर रहा है सबसे कम योगदान किसका है, सबसे कम वाला योगदान की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात अभी पीछे बताए थे। ठीक है, किसान जिसमें आ गया उसको सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है, मतलब उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, और प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे कम आय वाला आपका क्या होता है? आपका क्षेत्र होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए जी, किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अरे भैया, ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही किए थे। तो इसका आंसर क्या है भैया? लगाने में दिक्कत नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही क्या किया जाता है? आपकी गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसका माप है? सर्वाधिक वृद्धि की बात कर रहा है, सर्वाधिक वृद्धि की बात कर रहा है। किसका माप है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी का, शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का, या प्रति व्यक्ति उत्पाद की बात कर रहा है? तो बता दूं भैया आपको, जीडीपी
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम आपको बताए थे, जितना मैन्युफैक्चर करोगे, जितना उत्पादन करोगे, उतना ही आपका रिजर्व बैंक क्या करता है, आपकी मुद्रा को छापता है। ठीक है, तो जिस देश का जितना ज्यादा जीडीपी होता है वो उतनी ही ज्यादा हायर रैंकिंग पर उठा हुआ देश माना जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इंडिया की जीडीपी कितनी है इस वक्त। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इस बात का आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों में से किया जा सकता है? अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, या सभी प्रकार की आय का योग। तो आपका यहां से क्या उत्तर होने वाला है? आपका यहां से क्या उत्तर होने वाला है? पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही होने वाला है, सभी प्रकार की बचत का योग। आपका सही उत्तर यहां से हो जाएगा। लास्ट 9 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, दिल थाम के बैठे रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बस खुद पॉजिटिव माइंड में बने रहिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड में आप बने रहेंगे तो आप उतना ही ज्यादा अपनी वर्दी के नजदीक जाते रहेंगे। परीक्षा की तिथि आप सभी को पता है निर्धारित हो गई है, 17-18 फरवरी है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हमारे पास जो भी कोई दिन रह गए हैं, हम उन दिनों में बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और हर एक वीडियो को हम एनपीसी गुरुकुल की देखेंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए, और हमारा जो माइंड है बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। इस वक्त में बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आप बिल्कुल ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं कर पाऊंगी मैं, आप बिल्कुल कर जाएंगे। बस आप तारीख करते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। देख लीजिए भैया, नेगेटिव वाला थॉट अब देखना है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं है। किसमें नहीं है? आपका मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉटरी जीतना, यह शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति को आय निकालने के लिए किससे भाग दिया जाता है? राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है, इसकी बात आपसे कर रहा है। किससे दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, या प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो बताइए भैया, इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप नेट इनकम निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलता है भैया, मैं आपको बता दूं। यहां से आप राष्ट्रीय आय, आपको क्या करना है भैया, आपको अपना यहां पे क्या करना है, राष्ट्रीय आय ऊपर होना चाहिए। उसके बाद कितना होना चाहिए? जितनी आपकी जनसंख्या है, जितने आपकी देश की क्या है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या के साथ क्या कर दीजिए, उसको उस जनसंख्या के साथ क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति की आय आ जाएगी। माना आपके पिताजी 80,000 रुपए कमाते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पिताजी की तनख्वाह ऊपर जाएगी 80,000 रुपए, और नीचे कितने लोग हैं? आपके घर में 4 लोग हैं, तो कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। तो ये आपके घर के प्रति व्यक्ति की आय मानी जाएगी, या आपके घर से प्रति व्यक्ति की आय मानी जाएगी। इसी तरीके से जो राष्ट्र की आय है आप जो निकालते हैं पर व्यक्ति पर कितनी होती है, वो इस तरीके से नापी जाती है। इस फार्मूले को लिख लीजिए, यह फार्मूला आपको जरूर 1 मार्क्स दिलाएगा। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस पर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? बात कर रहा है, देखो ये निष्कर्ष कथन की बात कर रहा है, कौन सा सही है इस बारे में पूछ रहा है। सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भैया बिल्कुल सही बात बोल दी उसने। ऑप्शन डी आपका यहां से क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आपका विकल्प होने वाला है। आपके संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग दोनों की अपेक्षा सेवाओं का जो आपका प्रतिशत हिस्सा है वो कैसा है? वो अधिक है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं।
किसमें बचत करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की। तो ऑप्शन सी, कमाता ही थोड़ा है भाई, खर्चे ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा ही तो हिस्सा बचा पाएगा, इसलिए अपने छोटे हिस्से की क्या करते हैं, बचत करते हैं। और यही आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही अश्विन क्रम है। चलिए बात कर रहा है, यहां से आपसे क्रम पूछ रहा है, क्रम की बात कर लेते हैं। सेवा, उद्योग, कृषि, सेवा, कृषि, उद्योग, उद्योग, सेवा, कृषि या उद्योग, कृषि, सेवा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सेवा, उद्योग और फिर कृषि। ये आपके क्या हो जाते हैं, यहां से बिल्कुल सही विकल्प आपका यहां से हो जाएगा। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। कौन सा वर्तमान आधार वर्ष है जीडीपी के लिए, कौन सा है? 11-12 है, 2000 से 1 है, 2 से 3 है, 6 से या 7 है। तो बता दूं 2011 से 12 ही आपका क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है। यही आपका वर्तमान आधार वर्ष है, किसका? जीडीपी का, स्थिर मूल्यों का। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के संकलन घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सा देता है जी? अब ये मत कहना हमको नहीं पता है, पीछे कई बार बता दिए हैं। कौन देता है? कौन देता है? जो तीसरे पायदान पर बैठा है। तीसरे पायदान पर कौन बैठे हैं? आपके तृतीयक, आपके टर्शरी वाले बैठे हैं, आपके टर्शरी वाले बैठे हैं भैया, सर्विस सेक्टर वाले बैठे हुए हैं। और सर्वाधिक योगदान यही करते हैं भारत की जीडीपी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, या दूसरा, यह एक अनुवृद्ध समय अवधि में देश के अंदर आपके उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए या कथन दो? तो कथन एक जो है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, बिल्कुल सही बात है। 5 रुपए का बिस्कुट है तो 5 रुपए से ही तो जीडीपी बनेगी। 10 रुपए और बिकेंगे तो 10 रुपए से बनेगी। इसी तरीके से 4 ट्रिलियन बिकेंगे तो 4 ट्रिलियन से जीडीपी बनेगी। समझ गया बात के लिए? तो आपका केवल ए वाला जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट साबित हो जाएगा। आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं आज की क्लास से। आखिरी प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास की बात कर रहा है, किसके बराबर होता है? बताइए जी, किसके बराबर होता है? आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, संकलन राष्ट्रीय उत्पाद या आपके व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत कर, किसके बराबर होता है जी? बताइए जी। हाँ जी, तो ऑप्शन ए बता दिया ना आपने, ठीक है, आपने बताया हम तक पहुंच गया, आपने बताया हम तक पहुंच गया भैया, अंतर्यामी है। देख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास लेकर। माना थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन भैया तो दुरुस्त होके आए हैं। अब लगातार आपके लिए अर्थशास्त्र की क्लास हम लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ में आपको इतिहास और भौतिकी विज्ञान की भी जुड़ी हुई क्लासें लेकर आते रहेंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं हम अपने नए अध्याय में एक नए आपके वैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।